tell me. Light nahi na फिर Welcome. I welcome you all today to this wonderful broadcast, and I am extremely blessed to invite Guruji to our podcast today. I am Krishnaveni J, Vastu expert. I am practicing for only 4 years, and I am on a mission to create awareness about these sciences. आजकल इन साइंसेस के बारे में काफी मिथ्स है, लोग काफी रेमेडीज और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काफी कंफ्यूजन है। इनफैक्ट कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो मैंने ये कोशिश की है, हमारे गुरुदेव जी जिनका ज्ञान इतना ज्यादा है कि हम सब सीखते सीखते हमारा लाइफ टाइम कम पड़ेगा। आज हम गुरुजी से कुछ सवाल जवाब करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके लाइफ जर्नीज के बारे में हम बात करेंगे। वेलकम गुरुजी। I welcome Dr. Narendra Sahasrabudhe sir, who has more than 50 years of experience in Vastu. So let's welcome him all. Namaste, Guruji. Namaste. Thank you for joining me today. And I'm Let's really start with Guru Smaran. Yes. Sainatham Chatat Shishyam Shri Upasani Sadgurum Devim Godavarim Chaiva Vande Guru Paramparam. जय गुरुदेव। चलिए हम शुरू करते हैं। I am very happy that you are asking me some questions related to Vedic Vastu. Yes. And yes, we will. remedies in correlation to the traditional explanations given by 18 ancient sages and collaborating Astro, Vastu and Yoga Shastra together. Yes, definitely. First, let me start with your journey. कि आपने वास्तु पे कैसे, जो ये सब लोग जानना चाहते हैं, आपका नॉलेज इज वेरी वास्ट। व्हाट टुडे एवरीबॉडी वुड लाइक टू नो इज आपने ये वास्तु का जर्नी कैसे स्टार्ट किया? What made you come to this journey? Basically, I am one structural engineer. I have done my MTech from Indian Institute of Science, Bangalore, and practicing structural engineer. तो आर्किटेक्ट्स की को बहुत मुश्किलें आती थी, अड़चने आती थी। जब प्लानिंग करते थे तो कोई अनक्वालिफाइड वास्तु एक्सपर्ट आएगा, बोलेगा ये नहीं चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। तब वो सब आर्किटेक्ट ने मिलकर मुझे लीडर बना दिया कि आप ये साइंस को डिस्प्रूव कर दो। तो हमने कह दिया डिस्प्रूव ऐसे नहीं कर सकते, डिस्प्रूव करने के लिए अपने को स्टडी करना चाहिए उसका। इसलिए हमने 100 हाउसेस का स्टडी किया जहाँ पर प्रीमेच्योर डेथ्स हुए हैं, जैसे मर्डर्स हैं, सुसाइड्स हैं, रोड एक्सीडेंट्स हैं। ऐसे 100 हाउसेस का हमारे असिस्टेंट्स जाकर प्लान वैन निकाल के लाते थे, ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करते थे। एक 25 क्वेश्चनरी तैयार किया था, वो भर के लाते थे। 2 साल बाद सब इकट्ठा करने के बाद सभी 100 केसेस में 4 कॉमन कंक्लूजन्स निकल गई। उसके बाद हम एक बड़े स्पिरिचुअल मास्टर और वास्तु के परम ज्ञानी सीनियर के पास गए, तो उन्होंने वो बहुत खुश हो गए। तब हमारी उम्र 40 थी, तो यंग लोग कैसे आ गए इसमें, इसलिए तो उन्होंने 10 सूत्र निकाल के दिए। वो 10 सूत्र का, मुझे संस्कृत ठीक से आता है, तो 10 सूत्र का मीनिंग मतलब 4 निकले हुए कॉमन कंक्लूजन्स थे। मतलब शास्त्र डिस्प्रूव होने के बजाय अप्रूव हो गया। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। और फिर एक पहली बुक मेरी आ गई कि वास्तु शिव विज्ञान करके, वो जैनों के महाचार्य है शिवमुनि महाराज साहब। उन्होंने 86 में मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि आपके जहन में पारंपरिक वास्तुशास्त्र के बीज बोए हुए हैं, कभी उभर कर आएंगे तो लिखना शुरू कर दीजिए, आपके हाथ से कम 7 ग्रंथों की निर्मित होगी। और सही में उनकी सिद्धवाणी से देखे जाए तो पहला मेरा बुक 92 में आ गया। उसका नाम भी हमने वास्तु शिव विज्ञान दिया था, उनके नाम से, शिवमुनि साहब के नाम से इसे दिया था। तो ज्यादातर जो शास्त्र है, हमारा रवैया देखने का जो शास्त्र की तरफ है, वो योग शास्त्र की थियरी से है। शिव स्वरोदय नामक जो महाग्रंथ है, छोटा सा है, लेकिन उसमें दिशा, स्पंदन, तत्व और उनसे जुड़े हुए शुभाशुभ की कुछ बातें की है। तो पहला मेरा ग्रंथ जो है वास्तु शिव विज्ञान, उसमें
वास्तु का कुछ है ही नहीं, उसमें सब योग शास्त्र और इवेंटोलॉजी और घटना शास्त्र कैसे है, और उसके साथ उसको तरतीब बोलते हैं ना, फुटनोट्स। तो फुटनोट्स में सब साइंटिफिक क्वांटम एनालिसिस कैसे जुड़ा हुआ है इन चीजों से, ये सब दिया हुआ है। दैट वाज माय फर्स्ट बुक, फर्स्ट एंट्री इन दिस डिवाइन सब्जेक्ट। और उसको आपने श्रृंगेरी पीठ शंकराचार्य जी ने भी एक आशीर्वाद पर खत लिख के दिया है। वो भी मेरे साथ, उनके कोई पंडित थे, उनके साथ वाद विवाद होने के बाद एग्री होकर उन्होंने एक आशीर्वचन लिख के दिया था। दैट इज द बिगिनिंग। दैट इज द बिगनिंग, ओके। सो फिर जैसे हम शास्त्र जानते हैं। ऐसे है ना, शास्त्र कभी झूठा जाता ही नहीं। जी सर। जैसे सरमन से शास्त्र के कि द्वारे तो रथया विद्धे भवेत सर्व कुलक्षया। तो जिस भवन पर विथिशूला आक्रमित होती है वहां पर कुलक्षय होता है, इस प्रकार से उसका विवेचन है। तो आप अगर देखेंगे तो जो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी इसी प्रकार की विथिशूला के कारण वो खंडित हो गए हैं। मैं अभी नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जी अयादी वास्तु के महामहिम, जिनकी बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल का जो काम अभी खंडित है, कोर्ट में अटका पड़ा है, वहां भी आग्नेय दिशा की विथिशूला आक्रमित है। तो शास्त्र जो कहता है वो गलत जाता ही नहीं। गए 40 साल मैं देखता जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं शास्त्र झूठ हो जाए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं, कोई सहारा नहीं, इतना झूठा जाता है, इतना भी कुछ झूठ होता नहीं उसमें। सर, आप कहेंगे हाँ, आजकल ये शास्त्र शास्त्र कहीं खो गया है, कहीं ना कहीं आजकल की ये भागदौड़ में जितना वास्तु पॉपुलर हो रहा है, अच्छी बात है कि ये शास्त्र इतना पॉपुलर हो रहा है, पर आपको नहीं लगता आजकल के टाइम पे वो शास्त्र का ज्ञान कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है? कैसे हैं, पारंपरिक वैदिक वास्तुशास्त्र है वो जीवन के मन, भोग और सुख से जुड़ा हुआ है। और मन, भोग और सुख किसी इंस्ट्रूमेंट्स में, किसी सेंसर्स में हम पकड़ नहीं सकते। और ऐसे ऊपर से ऊपर ज्ञान के बिना जिसको वास्तु करना है, ऐसे लोगों ने अपने पॉकेट्स भरने के लिए ये जो नए तरीके ढूंढे हैं, जिसमें डाउजिंग आता है, एल रॉड्स आता है, स्कैनर्स आते हैं और सेंसर्स आते हैं। इनको अगर आप वास्तु के ज्ञान के बारे में पूछेंगे तो कुछ आता नहीं। नहीं। वो खाली इसीलिए उनको हम डिंग डोंग मास्टर ऐसी टर्मिनोलॉजी दी है। और वो इतना रोग फैला हुआ है कि सही में लगता है कि कलयुग है, घोर कलयुग है। पारंपरिक वैदिक वास्तुशास्त्र इतना सशक्त और बलबूते अपने इस पर खड़ा हुआ है कि इसको ऐसे क्रंचेस की, कुबड़ियों की कोई जरूरत नहीं, बाकी की चीजों की। आप शास्त्र ठीक से पढ़ो, एस्ट्रो से जोड़ दो, पारंपरिक योग शास्त्र से जोड़ दो, फिर आपको इन कोई चीजों की जरूरत नहीं। ये झूठ है, ये सब झूठ निकालना चाहिए हमने। सर, ये जो झूठ चल रहा है वो किस वजह से हो रहा है? आपको क्या कलयुग। लगता है किस वजह से हो रहा है? अब अध्ययन करना नहीं है लोगों को, लोगों को कुछ तो कुछ रिजल्ट दिखाना है, इसलिए डिंग डोंग करते हैं, बताते हैं देखो 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 क्लॉकवाइज घूमने के लगा, देखो 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 एंटी क्लॉकवाइज घूमने। वो गन लेके ऐसे घूमते हैं, इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, कुछ होता नहीं उसका काम बिल्कुल। दिल्ली की उसकी एक बड़ी क्वीन है, मानी हुई, नाम तो नहीं बताऊंगा, हम उसके साथ मिले थे हरिद्वार में, फिर बातें की उसने, तो उसने बोल दिया सर ये इससे कुछ होता नहीं, खाली ये लेके गए तो लोगों को अच्छा लगता है और पैसा ठीक से मिलता है। क्या बोले, ये बहुत बुरी दशा आई है। जितने चलाने वाले हैं वो एक दूसरे में खाली आपस में जब बात करते हैं तो बताते रहते हैं कि इसमें कोई दम नहीं इसे। और वो पुक वास्तु करके आया है कि जेनेटिकल उसको नाम देते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स नाम देते हैं, नाम बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन उसका इससे थूक वास्तु, ऐसा थूकना है तुमको एक में, और उससे वो कुछ कुछ बताते हैं। सो ये भ्रमित कर दिया है, विद्या को भ्रमित कर दिया है। और जैसे वास्तुशास्त्र जो है वो भूमि का शास्त्र है, एंशियंट शिल्प कला जहां से वो शुरू हुआ, आज के डेट में वो शिल्प कला से हटके कुछ और ही बन गया है। नहीं नहीं, उसके नियम हैं, सूत्र हैं।
जी। सूत्र पकड़कर चलना चाहिए। पंचमहाभूतात्मक आविष्कार के सूत्र हैं, ऊर्जा से जुड़े हुए ऊर्जा से जुड़े। सूत्र हैं, और ग्रहों से जुड़े हुए सूत्र हैं। वो सबका एक दूसरे से इतना सुंदर मिलाप है। और ऑन टॉप ऑफ इट, योग शास्त्र में जिस तरीके से हम ऊर्जा का विकसन देखते हैं, उसी का वो एक्सटेंशन आपको पारंपरिक शास्त्र में दिखाई देता है। हम्म। तो ये सब छोड़ के ये नया ही डिंग डोंग चालू कर दिया सब लोगों ने। इससे सब सत्यानाश हो गया बिल्कुल। सर जैसे वास्तु में देवताओं का इतना बड़ा महत्व है, देवता ही पूरे वास्तु हैं। लेकिन आजकल जैसे मैंने भी जैसे धीरे धीरे सीखा, वास्तु में देवता से हमें सिर्फ देवता और उनके भोग हो गया आपका ऐसे देवता हो का गया। स्पर्श। फिर जबकि भी हमें फिर वो। भी दक्षिण में, जैसे तमिलनाडु है, जी। केरला जी। है, अब कर्नाटका है, यहाँ पर इतना वो पोल्यूशन हुआ नहीं है। जी सर। वो लोग अभी तक ट्रेडिशन पकड़ के जा रहे हैं। नॉर्थ जो है, जहां पर मुगलों ने संचार किया हुआ है, वहां पर ये सब गंदगी बहुत फैली हुई है। सेंसर, स्कैनर्स, डिंग डोंग, एल रॉड्स, ये सब ऊपर बहुत है। नीचे गुरुजी जो है सब इसमें इन बहुत ट्रेडिशन सेंसर्स के के साथ बीच चल में, रहा है। गुरुजी इन सेंसर्स के बीच में कहीं ना कहीं वो आम आदमी जो परेशानी से आपके पास आया है, बहुत आपका ट्रस्ट लेके आया है, टूट जाता वो है, लुटा उसको कहीं ना जाता कहीं। है। आजकल ऐसे हो जाएगा, रास्ते पर तुम जाओगे वास्तु एक्सपर्ट करके, और डिंगडोंगर लोग बहुत गुस्सा है। बीच में वो प्लास्टिक टोपले का जमाना था, इतने वो ब्रह्मस्थान में प्लास्टिक के टोपले गाड़ते थे, जिससे शूल होता है ब्रह्मस्थान में। इतना सब भ्रष्टता आ गई उसकी वजह से। एक एक ट्रक वो लोगों के प्लॉट्स में इन्होंने वो प्लास्टिक के टोपले गाड़ के रखे हुए हैं। वो सब डिंगडोंगर्स हैं, प्लास्टिक का टोपला गाड़ते हैं, खुद ही घुमाते हैं और बता देते हैं, देखो 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 क्लॉकवाइज हो गया। आम आदमी को कुछ समझता नहीं, ऐसे हो गया। गुरुजी आप ये बताइए, जो लोग आजकल सीख रहे हैं, क्योंकि काफी मात्रा में सीख रहे हैं, वही लोग आगे का एक जनरेशन बनेगा, उनको इस शास्त्र को सीखने के लिए क्या ज्ञान की जरूरत होनी चाहिए और कितना समय उनको देना चाहिए? क्योंकि आजकल 2 दिन में भी सीख रहे हैं, 15 कम दिन में से भी सीख कम, रहे हैं। नहीं नहीं, 2 3 4 दिन में कोर्सेस करना है जरूर करो। लेकिन वो क्या है, वो एक कितना इंफॉर्मेशन समय आपको देना मिल चाहिए, जाती है। कितना समय देना चाहिए उसका पूरा इंफॉर्मेशन ज्ञान मिल प्राप्त जाती करने है के लिए? उसमें। हाँ, वही इंफॉर्मेशन लेकर आपको साइट पर वो कंफर्म करना चाहिए। जब आप साइट पर खड़े साइट रहते हो, तो वो इंफॉर्मेशन का रूपांतरण नॉलेज में हो जाता है। 4 दिन के कोर्स में सीखने से आदमी पंडित बनता नहीं, लेकिन 4 दिन के प्रैक्टिस। कोर्स में जो सीखते हो, वो जब आप प्रत्यक्षतः जमीन पर, भवन पर उतारते हो, और वहां पर उसका प्रत्यंतर देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, तब जाके आपका इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉलेज। ऐसे वो हो जाता है। जैसे हम देवताओं की आज बात के करते हैं। जमाने में गुरु के घर में जाना, 12 साल सीखना, ये तो संभव नहीं है। संभव नहीं है। 4 4 दिन के 5 6 7 कोर्सेज कर दो, और साथों साथ के स्टेट, हमारे यहाँ हम स्टूडेंट्स को वही बोल देते हैं कि हम 4 दिन तो सिखाते हैं, 3 दिन सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको बोल देते हैं प्रैक्टिस। कि कम से कम 25 के स्टडीज खुद करो। वो फॉर्म जो है भवन का, उसका एनालिसिस करो। उसके बाद उससे जुड़ी हुई जन्म पत्री है गृहस्वामी की, उसका भी कुछ एनालिसिस उससे जोड़ दो, और ये सब हमको सबमिट करो। दी फिर ऑब्जर्वेशन वो वर्किंग। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नॉलेज होता है। ऐसे करना चाहिए। जैसे हम देवदास के बारे में मैं बात कर रही थी, आज के डेटों में जितने नए लोग सीख रहे हैं उसमें वो ज्ञान नहीं है जो हम वैदिक में पढ़ते हैं। अंग देवता, जैसे देखो, आवरण देवता, इन लोगों विक्षेप को देवता, इन सब का सर्वतोभद्र ज्ञान चक्र ही नहीं है। जैसे हैं, सर्वतोभद्र चक्र जैसे हैं, जिसमें वेद नाम का कंसेप्ट है, वो वेद है। उसके बाद सर्वतोभद्र चक्र में ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऊर्जा का ट्रांसफर, ये सब वास्तु में आता है। इसी को हम हीन बाहु ऊर्जा, पूर्ण बाहु ऊर्जा, इस प्रकार से उसकी तरफ देखते हैं।
लेकिन सूत्र पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। सूत्र पढ़ना चाहिए और वो सूत्र किसी न किसी भवन में किस प्रकार से प्रतिबिंबित होता है और उससे उस व्यक्ति के घटना का, जीवन का अनुभव कैसे है, ये सब, इसी को हम घट घटना घटाकाश कहते हैं घटाक्ष कि फॉर्म, फ्यूचर एंड फ्यूचर। फॉर्चून ऐसे है। जैसे हमारे ऑफिस के बाजू में एक रास्ता है दक्षिण का, वो सामने वाले घर पर जाकर हिट करता है, तो वहां पर रहने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट के दोनों बेटे दोनों बेटे एक्सप्रेस हाईवे पर एक्सीडेंट में मर गए, तो कुलक्षय हो गया। तो शास्त्र जैसे कहता है वैसी घटना का अनुभव आपको हो जाता है। इसीलिए हमने एक ऐसा नया अभियान किया है कि खास कर फौज में जो लड़ते हैं अपने जवान, उनके भवन में, हर एक के भवन में हमारे स्टूडेंट्स 8-10 हजार स्टूडेंट्स से फैले हुए हैं, तो सबको बता देते जा रहे हैं कि आपके गांव में जो फौज में भर्ती है उसके भवन में जाकर मिनिमम जो रेमेडीज है वो करते जाओ, ताकि जीवन में दिशाओं का एस्पिरेशन, जीवन में घटने वाली घटना का प्रभाव किसी न किसी प्रकार से शुभ हो, ये अपनी तरफ से हमने प्रयास करना चाहिए। And that will be the greatest contribution if my all students cooperate me in this particular regards. गुरु जी, जैसे हमने बात की घट घटना और घटाक्ष, समय के साथ वो घटाक्ष कहीं ना कहीं आकार और प्रकार, जो एक फ्लैट का आकार और प्रकार है उसका घटाक्ष चेंज होते जा रहा है, बदलता जा रहा है समय के साथ। उसको हमें किस तरीके से लेना चाहिए? उसके साथ क्या शास्त्र तो तो नहीं बदलेगा, तो हम उसके हिसाब पंचभूता से कैसे ढले? पंचभूतात्मक आविष्कार जिसको बोलते हैं, इसका आप जब अध्ययन करते हो तो हर दिशा से जुड़े हुए तत्व का आविष्कार वहां करने से ऑटोमेटिकली एक बैलेंसिंग, एक सभोताल में गुणोत्कर्ष हो जाता है, और वही गुणोत्कर्ष जो है वो काल से जुड़ा हुआ है। इसलिए दिशा और काल, इन हाँ, दोनों का अगर हम समायोजन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आज के भवन में भी आप खुश रह सकते हैं। तो लेकिन आज के भवन में ही इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, इतने सारे आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्यों ये आजकल ज्यादा है? वास्तु से हम इसको कैसे आम आदमी तक ऐसे पहुंचा सकते हैं, आज के समय में और पुराने समय में कुछ फर्क है ऐसे मैं मानता नहीं। प्रभु राम जी के काल में भी बीबी का हरण हुआ था ना, हैं? जी। और श्री कृष्ण जी सामने होने के बावजूद द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था कि नहीं? और जी। 5 पांडव जैसे पुण्यवान पुरुष, उनको भी 12 साल का वनवास हुआ था कि नहीं? मतलब हाल, अपेष्टा और यातना का जो अनुभव है वो हर जमाने में है, और वो जमाने में भी मतलब फॉर्म, फ्यूचर, फॉर्चून एप्लीकेबल था ही। मतलब आज का आदमी कुछ पुराने काल के आदमी से अलग है, ये सोच पहले छोड़ना चाहिए। यातना जो है वो जमाने में भी थी, आज के आज भी। जमाने में भी है, और ऋषियों ने इन सब चीजों से दूर आश्रम में रहकर जो सूत्र निकाले हुए हैं, वो सूत्र हर विद्यार्थी ठीक से पढ़े, और वो सूत्र से जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान के तहत आप रेमेडियल करो तो लोगों के जीवन में सुधार हो जाता है। गुरुजी, यहाँ पे एक सवाल और है कि वैदिक रेमेडी से लोग दूर क्यों भागने लगे हैं? उनको क्यों लगता है वैदिक रेमेडीज मुश्किल है आज के टाइम पे? क्योंकि सही में वैदिक क्या है और अवैदिक क्या है, ये आजकल किसी को कुछ समझता ही नहीं। कोई भी अध्ययन करने को तैयार नहीं है। हर कोई मशीन लेता है, मार्केट में घुस जाता है, पैसा कमाना शुरू कर देता है। जैसे एक डॉक्टर के पास तुम जाते हो, वो अपेंडिसाइटिस का एक्सपर्ट रहता है, वो कोई भी तकलीफ लेके जाओ, वो बोल देता है अपेंडिसाइटिस की वजह से होता है, चलो ये पहले काट डालो और मुझे पैसा देके जाओ। तुलना में क्या, पूरी दुनिया में ऐसे डॉक्टर्स फैले हुए हैं। हम अमेरिका की बात करते हैं, एडवांस्ड वहां भी ये इंश्योरेंस कंपनियां
और मेडिकल प्रोफेशन एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि वो भी बहुत करप्शन है। खाली हमारे यहाँ ऐसे नहीं, ये काल का पहिया है कि जो इस विपरीतता से हर एक को गुजरना पड़ता है। और इसमें ज्ञान, एक जो गौतम बुद्ध ने कहा है, अपदीपो भव, बी लाइक टू योर सेल्फ, इज द राइट sermon फॉर दिस मोमेंट। गुरु जी, ये जो वैदिक शास्त्र वास्तु शास्त्र है, ये एक सर्विस समझ के हम सबको करना चाहिए। जैसे मैं भी बहुत न्यू हूँ, 4 साल से करती हूँ। जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है वही सवाल मैं सबके सामने रख रही हूँ। यहाँ पे जितने भी वास्तुविद हैं, होपफुली दे अग्री विथ माय क्वेश्चंस। तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं हमने 4 जगह से कराया, हमें रिजल्ट नहीं आया, अब हमारा इस पे विश्वास नहीं है। उड़ जाता है विश्वास। ऐसे सर, वो वक्त विश्वास पर बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे वक्त पर उनको ये वन रेमेडी वास्तु आपने बताना चाहिए फ्री में। उसको कहना चाहिए धातु अध्याय के अनुसार 100 kg आयन लोहा दक्षिण में रखे, 100 kg सीसा लेड नैऋत्य में रखे और 50 kg लोहा पश्चिम में रखे। तो जैसे ही दक्षिण नैऋत्य पश्चिम दिशाएं पृथ्वी तत्व से, गुरुत्व से, जड़त्व से भारित हो जाती हैं, वैसे ही पिंगला सूर्य नाड़ी का क्रूर कठिन कर्मा प्रवाह उसमें विसर्जित हो जाता है और जीवन में आने वाला काल जो है वो उत्सर्पिणी, मतलब एक वेव जो है वो निगेटिव वक्राकार गोइंग डाउन, इस प्रकार जो काल है वो एक सीमित फॉर्म में, एक सीमित स्पेस में उसका उत्सर्पिणी, मतलब ऊपर जाने वाला, चढ़ाव आने वाला, इस प्रकार से एक अच्छा अनुभव काल का, समय का, साइकिल्स ऑफ टाइम का आ जाएगा। तो इस प्रकार से वन रेमेडी फ्री वास्तु उनको बताओ, उससे उनको फर्क एक 40 दिन में, 50 दिन में जरूर आएगा। और आप बाद में जाओ और बोल दो उनको ये मैं अभी उठा के लेके जा रही हूँ, बोलेंगे मत उठाओ, रखो। नास्तिक व्यक्ति भी अगर है ना तो उसको अंदर से अनुभव हो जाता है, फिर आप उसको बोल दो चलो अभी मैं उठा के लेके जा रहा हूं, बस हो गया, तो बोलेगा मत करो। फिर वो सच बोलेगा कि नहीं नहीं इसका सुपरिणाम हो गया है। तो जो उपपीठ रचना में जिस प्रकार से धातुओं का माध्यम उन्होंने तत्व के साथ जोड़कर वाइब्रेशंस, वेव, साउंड एंड लाइट को इकट्ठा से संयोजित किया हुआ है, वो एकदम जबरदस्त ऋषियों का गणित है वो। से जो नए लोग पढ़ रहे हैं, हम जैसे लोग, काफी सारे लोगों को या पहले के भी लोगों को रत्नाध्याय और धातुध्याय का ज्ञान ही नहीं है। वो सबसे ज्यादा महत्व है वास्तु में। आप इसको कैसे देखते कैसे हैं? उत्तर, ईशान्य और पूर्व, ये दिशाएं जो है वो चंद्र ईड़ा नाड़ी की दिशाएं हैं योग शास्त्र के अनुसार। इसीलिए वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन दिशाओं में आकाश प्रकाश और ऊर्जा के स्पंदन अगर भवन में पाए जाते हैं, तथा दक्षिण नैऋत्य पश्चिम दिशाओं पर सूर्य पिंगला नाड़ी का नाड़ी? प्रभाव आक्रमक तरीके से है, ये योग शास्त्र ने कहा है। और हर प्रकार की ऊर्जा का विसर्जन पृथ्वी तत्व, जड़त्व और गुरुत्व में हो गुरुत्व? जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो इस प्रकार से दक्षिण नैऋत्य पश्चिम दिशा बंधित हो जाने पर हर व्यक्ति को इसका अच्छा अनुभव आना ही है। इतना वो सिंपल है, इसमें डिंग डोंग की क्या जरूरत है, इसमें थुक वास्तु की क्या जरूरत है, इसमें ऑरा स्कैनर्स की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं। आप परंपरा के साथ जुड़ जाओ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट हर काल, हर समय, हर भवन में प्राप्त होगा। फिर जब वो हम सक्षम रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, हम उन्हीं को बोल देते हैं आपने अच्छे कर्म नहीं किए। कर्म और वास्तु, इसका देखो, मिलन कैसे? कर्म है, प्रारब्ध है। कर्म और प्रारब्ध क्या है? एक पॉट है, तुम ऐसा पकड़ के खड़ी हो, दिस टाइप ऑफ, मतलब उसका जो कंटेनर है वो ऐसे करके बैठे हो। योर अलाइनमेंट विद द नेचर इज योर कर्म, इज योर प्रारब्ध।
और शास्त्र जो है, जो बुद्धिगत है, जो सूरज से जुड़ा हुआ है, वो ज्ञान तुमको बता रहा है कि यही पात्र जो आपके हाथ में है, वो ऐसे करो तो वर्षा होगी, तो इस पात्र में नैवेद्य और प्रसाद की प्राप्ति होगी। तो शास्त्र ज्ञान से जुड़ा है। ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है। वो तुम्हारे कर्म और प्रारब्ध का क्षय करने के लिए ही ऋषियों ने ज्ञान की उपलब्धि सबको करके दी है। इसी को क्या कहते हैं हम? मोक्ष के लिए भी श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ये त्रयी पर आदि शंकराचार्य जी ने सर्वाधिक महत्व दिया है। तो ये 3 प्रकार के मार्ग से आप अगर चलते हो तो उससे ज्ञान की उपलब्धि होती है, और जिसको ज्ञान की उपलब्धि होगी उसके जीवन में सुख आनंद होने की संभावना सर्वाधिक है। पर यहाँ पे गुरुदेव मैं ये बोलूंगी, ज्ञान लेने से ज्यादा रेमेडी देने की चाह है सबको, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? रेमेडी बेचने के पीछे हैं लोग, देने के पीछे नहीं। जैसे हमने अभी कर दिया कि 100-150 आप अपने तरीके से मार्केट से खरीद के लाओ, उधार लाओ, रखो, उसका फर्क आपको महसूस हो जाएगा। वो फर्क महसूस होने के बाद हम उनको रेमेडियल्स के बारे में बता सकते हैं, और उसमें रत्न भी है, वो खुद खरीद के ला सकते हैं, हमें खाली पॉइंट्स निकाल के देने हैं, है ना। हम खुद के रत्न लाए, फिर उसको कुछ भी चार्ज करे, ये सब यहाँ पर सब जो मार्केटिंग जहाँ शुरू हो जाता है, बाजार व जहाँ शुरू होता है, वहां पर स्खलन हो जाता है। व्यक्ति के कॉन्शियसनेस का, रेमेडीज का, परिणाम उपाय किए हुए उनके परिणामों का, हर चीज में स्खलन हो जाता है। जी गुरु जी, जैसे पुराने जमाने में हम बोलते थे कि राजा महाराजाओं का शास्त्र है, जो अपनी प्रजा से इस विद्या को वंचित रखते थे, लोगों तक नहीं पहुंचने देते थे। आजकल के टाइम पे हम वास्तुशास्त्री, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। शास्त्र जो लिखा है वो राजाओं ने लिखा नहीं है, ऋषियों ने लिखा है। राजाओं ने जब भी लिखा राजाओं है, ने उसमें उनको भोज अपनाया, राजा है, लेकिन जब उसने राजाओं ने सबके उनको लिए, अपनाया, सब लोगों के लिए खुला रखा है। तो जब अब लोगों तक पहुंच रहा है, वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। हम इस विषय That's पे right. बात, Correct. That's right. बिकॉज मेरे इस कुछ समय के वास्तु में इतने सारे लोग इतने प्रॉब्लम से आते हैं, हम सभी के पास आते हैं। कुछ लोग बिल्कुल दुखियारी होके आते हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं, बहुत दुखी रहते हैं। जहां पे हम ब्लेसिंग्स कमा सकते हैं, लोगों एक का भला कंपैशन, कर। देखो कंपैशन, शास्त्र का फाउंडेशन क्या है? तो कंपैशन। कंपैशन, यू शुड, सर्विस। हाँ, you should able to share your positivity with the other person first. That is the sharing your consciousness है, sharing your compassion है। वो बाजार नहीं कंपैशन, है, वो नहीं है, बाजार में कंपैशन ये होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को हेल्प करने की सेवा इच्छा होनी भाव चाहिए, से सेवा ये भाव। काम होना चाहिए। आज तक मैंने रातों रात जाग जाग कर 25 बुक क्यों लिखे हुए हैं कि जाते वक्त मुझे बड़ा सुख होगा कि लोग पढ़ेंगे। आज भी हमारे पास हर रोज एक दो खत रहते हैं। पहले के जमाने में, आजकल इस पर मैसेजेस रहते हैं कि सर वी रेड योर बुक एंड वी गॉट दिस पॉजिटिव एडवांटेज ऑफ इट, ऐसे। तो इसीलिए बुक्स छोड़ दिए हैं हमने कि बुक्स जो पढ़ेगा, पढ़े सो करे सो पाए, इस प्रकार से काम करके रखा है। सेम थिंग सर, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, बिकॉज मैंने ऐसे ही एक बुक खरीदा, मैंने उसको पढ़ा, और मैं आपके साथ पिछले काफी टाइम से जुड़ी हूँ, सिर्फ उन बुक्स के मात्र से। सो थैंक यू फॉर दैट। और मुझे काफी इंसाइट्स मिला आपके किताबें पढ़ने का। उसके बाद एक रुचि जागी कि किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है वास्तु में, जो हम लोग नहीं करते। हम सबका एक ज्ञान और एक शास्त्र का ज्ञान बढ़ता है। सही। आगे बढ़ते हुए सर, जैसे वास्तु का, वैदिक वास्तु का या जो भी वास्तु का केंद्र है ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और केंद्र का स्थान है ब्रह्म स्थान। आजकल ब्रह्म स्थान से जुड़ी काफी सारे मिसगाइडेंस हैं। कैसे हैं? ब्रह्मस्थान खुला रहना चाहिए, ये एक समझ है ना लोगों में फैली हुई।
वो एक्चुअली वास्तु मतलब प्लॉट से जुड़ी हुई है। जो हम चतुशाला कंस्ट्रक्शन 4 भाइयों के लिए केरला टाइप जो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसमें ये 4 चतुशाला बांधने के बाद सेंट्रल जोन में जो ओपन स्पेस रहती है वही ब्रह्म स्थान है। जैसे एक बहुत बड़ा प्लॉट है जिस पर मुझे 5, 6, 7, 8 बिल्डिंगे बांधना है, तब मैं जाके आग्नेय से प्रारंभ करूंगा और धीरे धीरे प्रदक्षिणा मार्ग से कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। तो सेंट्रल जोन जो है वो ब्रह्म स्थान है। अपने भवन में हम जाते हैं किसी के छोटे बंगलों में भी, तो सेंटर में कहीं ब्रह्म स्थान समझकर वो एक सीलिंग को होल कर देते हैं। वो ब्रह्म स्थान नहीं है शास्त्र के हिसाब से। एक छोटे फ्लैट में, छोटे भवन में ब्रह्म स्थान कहाँ है? जहां पर आप रूबी का रत्नाध्याय में सीडिंग करते हो, प्रतिष्ठापित करते हो, वहां पर ब्रह्म स्थान है। तो वो जो नोड है वो चुनना एक कला है, जिसमें आपको वायव्य, उत्तर, ईशान्य, पूर्व इन दिशाओं का प्रभाव बढ़ाने के लिए वो ब्रह्म बिंदु जो है वो सिलेक्ट करना, ये सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एक छोटे भवन में जहां रूबी का सीडिंग हो जाता है वो केंद्र स्थान है, वो ब्रह्म स्थान। थैंक यू गुरुजी। कुछ टाइम से हम देख रहे हैं टी जंक्शंस को लेके भी काफी विडंबनाएं हैं। टी जंक्शन को टी लेके काफी जंक्शन सारी क्या है? इट इज अ मिसकंसेप्शन है। विथिशुला है ना। टी जंक्शन इज विथिशुला। वित्तीय विथिशुला का ही सूत्र अभी मैंने कहा। दूसरा एक उत्संग जो चलता है ना, तो उत्संग में भी प्लॉट और भवन, इनका डोर बराबर सामने, एक चैनलाइजेशन ऑफ द एनर्जी, एनर्जी। एक शूल तैयार हो जाता है। शूल तैयार, वही सूत्र है कि उत्संग में भी सूत्र इसी प्रकार से, उत्संगाख्ये प्रवेश स्यात् प्रजा हानि कुटुंबिना, मतलब कुछ न कुछ प्रकार से अग्नि की तीव्रता, अग्नि की मात्रा जहां पर बढ़ जाती है वहां पर हिंसा, वायलेंस, हानि होने की संभावना है। इस प्रकार से सूत्र चलते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे पास जो भी व्यक्ति आते हैं मोस्टली बीमारियों की वजह से आते हैं, हेल्थ इश्यूज की वजह से आते हैं। देखो, ये थोड़ा अति हो गया है वास्तु में। ये सब डिंगडोंगर्स ने बहुत सब डाला हुआ है कि तुम्हारी स्प्लीन में हुआ तो वास्तु में ये होगा, तुमको शुगर हो गई तुम्हारे तो वास्तु में ये हुआ, तुम्हारे ये कहाँ पाव तक को सही है? चींटी ने काटा, पाव को चींटी ने काटा, तुम डिंग डोंग करके बता दे नैऋत्य में शायद दोष है। तो ऐसा है नहीं। इट स्पीक्स ऑफ ओवरऑल गुडनेस। समझे? आपके टाइम का वास्तु और आज के टाइम के वास्तु में क्या गैप रह गया जिसको हम सब वास्तु शास्त्रियों को उसको उस गैप को जोड़ के आगे चलना चाहिए? वो अपने कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने कहा है ना, वही गैप है। अभ्यासेप्य समर्थोसी। अभ्यास करो और समर्थ बन जाओ। वो सब गया। कोई अभ्यास करने को तैयार नहीं, हाथ में मशीन लेवे, डिंग डोंग करे और खिसे भरे और आगे चले। ये सब गफला हो गया इसमें। हम सब जो यहाँ पे सुन रहे हैं, सर को सुनने के लिए, गुरुजी को सुनने के लिए आए हैं, हम सबका एक अपने अंदर से एक चीज बनता है कि हम सब इस शास्त्र को सही तरीके से प्रैक्टिस करें और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाएं, ताकि हमको लोग आगे तक याद रखें कि इसने मेरी लाइफ सुधारी, ना ही पैसा बनाने की कोशिश। यस, ऑफ कोर्स बिजनेस वो पॉइंट है, पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा जी है, सर। एक को आप रिजल्ट देते हो तो वो वो एक 10। ही आपके पास 4 लोगों को लाता है, वही 4 लोग 16 लोगों को लाता है। आज तक मेरी जिंदगी में मैंने कभी एडवर्टाइज दी नहीं। जो हुआ है एक चेन जैसा, 1 से 4, 4 से 16, 16 से आगे, इस प्रकार से मैंने कंसल्टेशंस किए हुए। इस प्रकार से कंसल्टेशंस करते करते इस भूमि के महान संतों का भी कंसल्टेशन करने का, सेवा करने का मौका मुझे मिला है। जहां तक गए पंत प्रधानमंत्री, वहां तक भी मैंने कंसल्टेशन किया है। मतलब कहने का मुद्दा ये है
कि आपको एडवर्टाइज में ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप अभ्यास करो, ऑटोमेटिक आपको वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। वो ऋषियों के 18 महर्षियों के आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। आप उससे जुड़े रहो शास्त्र से। हर रोज 2 घंटा अध्ययन करो, 2 घंटा मनन करो। ऑब्जर्वेशन इज द की फॉर द वास्तुशास्त्र। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में हर प्रकार की घटना रोज आती है। फलानी जगह पर अपने गांव में, सिटी में सुसाइड होगी, वहां जाओ, वो घर का अध्ययन करो। शास्त्र वहां समझा जाता है, कोर्सेस में नहीं, क्लासेस में नहीं, पुस्तकों में नहीं। ये शास्त्र जो है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर है। सब्जेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर बुक में पढ़ने से नहीं आएगा। बुक में पढ़ने से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसका रूपांतरण करो। गो टू द साइट, दैट्स द की। जी, जैसे हम बात कर रहे थे अभ्यास की, सर मेडिटेशन कितना टाइम किसी को अभ्यास के लिए देना चाहिए, और कितने टाइम में वो एक अपना इंट्यूशन पावर एक व्यक्ति वास्तु के लिए हासिल कर? शास्त्र के लिए इंट्यूशन की जरूरत नहीं, पहले दिमाग से निकाल दो। शास्त्र जो है वो थेरम्स, प्रमेयगत है। आप अभ्यास करो, और वही अभ्यास, वही प्रमेय आप सभोताल में एक्सटेंड करो, वहीं पर आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो शास्त्र इसलिए रचा गया है कि इंट्यूशन वगैरह ये सब बातों की जरूरत नहीं। विवेकानंद जी ने इंट्यूशन का बहुत सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने कहा है, ज्ञान की परिणत अवस्था को अंतस्फुर्ति कहते हैं, अंतस्फुरण कहते हैं। इंट्यूशन कोई ज्ञान नहीं और इंट्यूशन आ गया, ये ऐसा है नहीं। योर लर्निंग विल लीड टू योर comprehensive understanding, and that comprehensive understanding is your intuitive power. लोगों को ऐसे लगता है अभ्यास कुछ ना करे, ऐसे बैठे और फूकते रहे कि ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो। ऐसा इंट्यूशन का व्याख्या विवेकानंद जी ने किया नहीं, न कृष्ण ने किया है, न बुद्ध ने किया है। इसीलिए श्रवण मनन निधिध्यासन, ये त्रयी है अपनी वैदिक, वैदिक त्रयी बोलते हैं इसको। थैंक यू गुरुजी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, वो है मंडलाकार ऊर्जा। सर, इसका ज्ञान भी आजकल बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारे कोर्सेज जो मैंने भी किए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं पर भी हमें मंडलाकार ऊर्जा का ज्ञान नहीं मिलता। ऐसा क्यों, जबकि मंडलाकार ऊर्जा सबसे एक सब्जेक्ट है। वास्तु में जो मंत्र बीज बोए हुए हैं, हम शम शम सम और ओम, हर मंत्र बीज एक मंडल से जुड़ा हुआ है। जैसे पूर्व का देवता वृंद है, उसका भी एक प्राण मंडल है। वहां पर केंद्र, रवि, सत्य और अर्यमा, यहाँ पे 9 डिविजन्स मिलके उसका एक मंडल निर्माण हो जाता है। तो उस मंडल में किसी भी एक पद में जब क्षति आ जाती है, तब एक पद की क्षति भी वो मंडल का क्षय कर देती है। ये समझना चाहिए। सर, $1 मिलियन क्वेश्चन। वास्तु पुरुष मंडल नाम ही क्या है उसका? वास्तु पुरुष मंडल। मंडलाकार ऊर्जा, ये जो फ्रेज है, मंडलाकार स्ट्रीमिंग ऑफ एनर्जी, ये जो फ्रेज है ना, ये फ्रेज ज्यादातर फेंगशुई में आपको दिखाई देगी। वास्तु में इतना इसका इस्तेमाल किया नहीं है, लेकिन जिस चीज का आप अध्ययन कर रहे हो उसका नाम ही मंडल है। मंडल। तो एक और $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, आजकल 81 पद और 16 डायरेक्शन, 10 डायरेक्शन, इसमें भी काफी कंफ्यूजन है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, हमारा जो वास्तु पुरुष मंडल है वो 9x9 है, 7x7 है, 5x5 है, मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगल है ना। वो पद सिद्ध है, रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, चरक, अदिति, दिति, शिखी, पर्जन्य, जयंत वगैरह, इंद्र, रवि, सत्य, वृषण, बल, इस प्रकार से है। हाँ, और
उसका मूल जो है वो क्यूबिट है, वो स्क्वायर है, यूनिट। जैसे ट्रायंगल इज द यूनिट ऑफ तंत्र शास्त्र, वैसे स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ वास्तुशास्त्र। तो ये जो 16 डायरेक्शंस के तरीके से आप उस तरफ देखते हो, जिसको फेंगशुई में रे सिस्टम कहा जाता है, या अभी इसको नाम इन्होंने चक्र दे के रखा है। आप सर्वतोभद्र चक्र भी अगर देखते हो तो वो भी स्क्वायर्स में है। चक्र का मतलब गोल नहीं है, ये सब गोलमाल हो गया, समझे। और जो 32 पद का द्वार निवेश फल जो पारंपरिक शास्त्र में दिया है, उसी पर ये चक्र एनालिसिस की धारणा करके रखी हुई है। लेकिन ये समझते नहीं, वो एंट्री जोन पारंपरिक शास्त्र में जो दिया हुआ है उसमें वास्तु और भवन इन दोनों का जोड़ है। जब तक गृह समझो दक्षिण में रास्ता है, पथ है, तो गृह क्षेत्र में प्रवेश है, और भवन का प्रवेश जब तक पुष्पदंत में होता नहीं तब तक प्रदक्षिणा मार्ग क्लॉकवाइज रोटेशन होता नहीं। तो प्रदक्षिणा मार्ग नहीं होता तो पूर्ण बाहु ऊर्जा का बहाव होता नहीं, दैट कॉन्शियसनेस भी पूर्ण बाहु रहता नहीं। इस प्रकार से वो 32 देवताओं की क्रिटिसिज्म्स दी गई है। वहां से यहाँ का कुछ उठाया और वहां ठोक दिया और रेज निकाल दिए और उसको चक्र सिद्ध कर दिया, सब गलत है, ऐसे करने की जरूरत नहीं। आप पद वाइज 81 डिविजन्स नहीं, 9 के डिवीजन, खाली 9 डिविजन्स का एनालिसिस करो, जिसमें ऊर्जा और तत्व का एनालिसिस। जो हम पंचम स्तंभी वास्तु कहते हैं, इसमें ग्रह, तत्व, देवता, दिशा और ऊर्जा, ये 5 स्तंभ है। ये 5 स्तंभों से कम 3 स्तंभों की तरफ भी आपने अगर ध्यान दिया तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ये कोई सोचता ही नहीं, इसके कारण सब गफलत है। सर, हम सब ये चीजें सोचें और इस वैदिक शास्त्र को आगे बढ़ाएं। आज जितने भी वास्तुविद हमारे साथ जुड़े हैं, इन सबको आप एक मैसेज अगर देना चाहें, वो क्या देना चाहेंगे, ताकि हम लोग इस शास्त्र को कैसे अच्छे तरीके से लॉर्ड आगे। कृष्णा का मैसेज जो भूलते जा रहा हूं कि अभ्यास एक के समर्थ हो, और दूसरा श्रवण मनन निधिध्यासन, यही मैसेज है उसके। आज भी मैं कभी भी पारंपरिक, देखो यहाँ पर कितने बुक पढ़े, अभी ऋग्वेद के लाए हैं, वो पढ़ना शुरू किया है मैंने, ऋग्वेद के बुक सब लाए, तो पढ़ना चाहिए, एकमात्र है अभ्यास करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। कोई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं आपको। पारंपरिक शास्त्र आप सीख रहे हो ना, तो पारंपरिक तरीके से सीखो, जो ऋषियों ने लिखा है वो सीखो, और उसका रूपांतरण, उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से आज के जीवन में दिखाई देता है वो देखो, उससे सब सहूलियत मिल जाएगी। पीपल विल ऑल्सो गेट एक पॉजिटिविटी मिल जाएगी। जी गुरुदेव, आपने सकल बहुत दुख हरण, ये शास्त्र का सिद्धांत। हम सबने आज ये सीखा गुरुदेव के माध्यम से कि शास्त्र कितना जरूरी है, और शास्त्र को सही तरीके से अपनाना और लोगों तक पहुंचाना, उनकी ब्लेसिंग लेना, उसी से हमारा आगे कल्याण होना। तो आज गुरुदेव से एक मुलाकात रहा। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव, आप मेरे आमंत्रण पे आप आए। थैंक यू गुरुदेव, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, and I wish that we keep on bringing so many I am sessions like this. thankful to you for creating me opportunity to talk to all Vastu experts. Thank you, थोड़ा sir. I'll बहुत भी bring one इसका more परिणाम session. होके लोग I'll अगर bring पारंपरिक अभ्यास शुरू कर देते हैं तो बस मुझे पुण्य मिल गया, ऐसे में मान। I will continue to bring more sessions with गुरुजी, ताकि हम गुरुजी से बात कर सकें और आप लोग भी अगले सेशन में गुरुजी से सवाल जवाब कर सकें, ताकि हम लोग आज से वो जो वैदिक शास्त्र है जो कहीं ना कहीं खो गया है उसको आगे बढ़ाएं। जो इंसान पीड़ा से आया है उसको सॉल्यूशन दें, उसके साथ साथ हमें भी हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू गुरुजी, मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम कृष्णवेणी जे, योर वास्तु एक्सपर्ट फ्रॉम बैंगलोर। आप सब सर के साथ कोई भी क्वेश्चन है जो आप सर से पूछना चाहते हैं, यू कैन सेंड इट टू मी
or we can connect in the next session live. Thank you, Guruji.